नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आयनोस्फेरिक्स के बारे में दिया है कि ये चर्चा में क्यों आ गया है, इसके बारे में जानेंगे। भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में, यहाँ पर देखिए अंटार्कटिका में भारत का स्टेशन है, ऑब्जर्वर स्टेशन है, भारतीय स्टेशन। इसमें इन्होंने रिसर्च किया, इसका ऑब्जर्व किए तो पता चला कि जो इसका आयनोस्फीयर्स का जो डेंसिटी है, यानी जो घनत्व है, मौसम के कारण उसमें परिवर्तन आया है। मौसम के कारण इसमें परिवर्तन आया है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से प्रभावित हुआ है। इस क्षेत्र में 24 घंटे, यानी कि जो अंटार्कटिका रीजन है, 24 घंटे धूप रहती है गर्मियों की सीजन में। गर्मियों के सीजन में 24 घंटे धूप रहती है, और वहीं जब सर्दियों का मौसम आता है तो पूर्ण अंधकार रहता है, पूर्ण अंधकार रहता है। उसके बावजूद जो दिन और रात होता है, उसमें भी जो आयनोस्फेरिक रीजन है, जो यानी कि आयन मंडल है, उसमें जो घनत्व है उसमें भिन्नता देखने को मिली है। शोधकर्ताओं ने कहा कि सर्दियों के महीने के दौरान जो स्थानीय दोपहर के पास चरम आयनोस्फीयर घनत्व, मतलब कि सर्दी के मौसम के दौरान जब दोपहर होता है तो दोपहर के समय जो घनत्व है आयनोस्फेरिक का वो ज़्यादा होता है। इसका रीजन बताया गया कि जो कर्ड पार्टिकल्स, यानी कि जो छोटे छोटे बर्फ के कणों का वर्षा होता है, और प्लस उसके बाद जो उच्च अक्षांश है, उच्च अक्षांश से जो प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा इस तरफ आना शुरू करती है, उस वजह से इसमें देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं आयन मंडल के बारे में। आयन मंडल कहते हैं किसको है, इसके बारे में देखेंगे। इसमें परमाणु, अणु, और उसके बाद यहाँ पर देखिए आयन मंडल से थर्मोस्फीयर यहाँ पर है। आयन मंडल से लगभग 85 से 600 किलोमीटर के बीच में यहाँ पर दिखा रहा है कि आयन मंडल यहाँ पर है। जैसे कि इसमें जो परमाणु होते हैं, फिर अणु होते हैं, और इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन सबका जो मात्रा है यहाँ पर पाई जाती है इस रीजन में, इसलिए इसे आयनोस्फीयर्स या आयन मंडल्स बोला जाता है। यहाँ पर देखिए ट्रोपोस्फीयर्स कितने दूर होता है, जो क्षोभ मंडल जिसे बोलते हैं, पृथ्वी से लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। वहीं 12 से 45 किलोमीटर के बीच में स्ट्रेटोस्फीयर्स यानी समताप मंडल होता है। 45 से 85 के बीच में मेसोस्फीयर्स होता है, यानी मध्य मंडल। फिर थर्मोस्फीयर ताप मंडल, फिर उसके बाद एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल होता है, और इसी बीच में 85 से 600 के बीच में आयनोस्फीयर्स होता है। तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट, अंगोला एक देश है, ओपेक छोड़ दिया। ओपेक है क्या? ओपेक तेल, जो पेट्रोलियम होते हैं, क्रूड ऑयल्स, उसके उत्पादक एक संगठक है। सऊदी अरेबिया के नेतृत्व में तेल उत्पादक समूह है ओपेक। इस समूह को अंगोला ने छोड़ दिया है, तो इसलिए ये जो समूह है इसको झटका लगा है, क्योंकि ये समूह मिलकर करते क्या है, जो ओपेक मेंबर्स हैं, ओपेक समूह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्शन वाले काम करते हैं, उत्पादन के लिए काम करते हैं। जो उसकी पॉलिसी होता है, पॉलिसी को भी बनाते हैं, इसी को मेंटेन करके रखा जाता है ओपेक कंट्रियों के द्वारा। इसमें जितने भी तेल उत्पादक देश हैं ये इसमें शामिल हैं। इसमें से अंगोला छोड़ दिया है तो इसमें झटका लगेगा, क्योंकि अब फिर से पॉलिसी बनाना होगा, फिर से इसको चेंज करना होगा। आइए ओपेक के बारे में थोड़ा और डिटेल जानें। तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी बगदाद सम्मेलन के दौरान। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, ये जो 4-5 कंट्री है, ये मिल के ओपेक कंट्री का निर्माण, मतलब ओपेक संगठन का निर्माण किए हैं। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसके प्रमुख सदस्य और भी हैं। अल्जीरिया है, इक्वेटोरिया गिनी है, गैबान है, लीबिया है, नाइजीरिया है, कांगो गणराज्य है, यूनाइटेड अरब अमीरात भी है, यूनाइटेड अरब अमीरात है। इस संगठन का प्राथमिक उद्देश्य यही है कि जो पेट्रोलियम नीति है उसको समन्वय करना, उसका एकीकरण करना, उसका समन्वय और एकीकरण करना। वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। ओपेक महत्वपूर्ण वैश्विक प्रभाव रखता है वियना, जिसके पास दुनिया का कच्चे तेल भंडार का 80% से अधिक है। वियना यानी ऑस्ट्रिया में जो दुनिया का कच्चा तेल का भंडार है 80% से अधिक है। अब ओपेक प्लस की भी बात हो रही है कि ओपेक प्लस में कौन कौन से मेंबर शामिल है। तो ओपेक प्लस ओपेक जो कंट्री है वो, इसके साथ साथ रूस सहित 10 अन्य देश भी हैं जो इसमें शामिल है। इनको मिलाकर बोला जाता है ओपेक प्लस। तो ये था ओपेक के बारे में। नेक्स्ट, भारत इसका सदस्य नहीं है, ये एक चीज़ याद रखिएगा। अंगोला के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अंगोला एक राज्य है, अफ्रीका का राज्य है, जो अटलांटिक ओशन से बॉर्डर शेयर करता है। और उसके बाद लुआंडा इसकी कैपिटल्स राजधानी है। यह मध्य तट पर स्थित, इसकी सीमा दक्षिण में नामीबिया से, दक्षिण में यहाँ पर नामीबिया है, उत्तर में रिपब्लिक ऑफ कांगो से लगता है, और ईस्ट में जाम्बिया से लगता है। तो ये था इसके बारे में। लुआंडा इसकी कैपिटल्स है। नेक्स्ट, फार्मेल्डिहाइड्स के बारे में दिया है। तो फार्मेल्डिहाइड चर्चा में क्यों आ गया है, इसके बारे में जानेंगे। शोधकर्ताओं ने हाल ही में जो रूम टेम्परेचर्स होता है,
रूम टेम्परेचर यानी कमरे के तापमान पर जो मछली के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड्स की मिलावट रहती है, तो उस मिलावट का पता लगाने के लिए एक कम लागत वाला एक गैर आक्रामक सेंसर विकसित किया गया है शोधकर्ताओं के द्वारा। इस सेंसर में मिलाया क्या गया है, ये जो सेंसर विकसित किया गया है, इस सेंसर में क्या मिलाया गया है, इस सेंसर में मिलाया गया है टीन के ऑक्साइड्स, यानी कि जो टीन है, टीन के ऑक्साइड्स मिलाए गए हैं, और उसके साथ साथ जो कम ग्राफिन्स यानी कार्बन की कम मात्रा वाले ऑक्साइड्स भी इसमें मिलाए गए हैं, यानी कि ग्राफिन के भी ऑक्साइड्स मिलाए गए हैं जो कम ही मात्रा में लाए गए हैं। इसको मिलाकर फार्मेलिन सेंसर इसके सीमाओं को पार करता है। यह या तो महंगे है या तो आक्रामक। जो ग्राफिन की ऑक्साइड है, ये इसमें जो विद्युत की चालकता होती बहुत ही कम होती है, और टीन ऑक्साइड्स कम ग्राफिन ऑक्साइड्स मिश्रित बनाकर इसे एड्रेस किया गया है फॉर्मेल्डिहाइड का पता लगाने के लिए। तो ये था इसके बारे में। आइए फॉर्मेल्डिहाइड्स के बारे में एक बार नज़र डाल लेते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड एक रंगहीन तेज गंध वाली ज्वलनशील गैस है। ध्यान रखिएगा, ये ज्वलनशील गैस है। इसके साथ साथ मानव के लिए कैंसर जन के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है, मतलब कि इससे कैंसर भी होता है मनुष्य के अंदर। फॉर्मेल्डिहाइड्स का उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है, जिनमें शामिल है गोंद रेजिन, रंग, कपड़ा, कीटाणुनाशक, निर्माण सामग्री, ऑटोमोबाइल पार्ट, शव लेपन, प्रयोगशालाएं, इन सब सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक मिट्टी के बारे में दिया है। इलेक्ट्रॉनिक मिट्टी, शोधकर्ताओं ने हाइड्रोपोनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक मिट्टी पर एक अभूतपूर्व अध्ययन पेश किया है, जो टिकाऊ शहरी कृषि और खाद्य सुरक्षा की संभावनाओं को इंट्रोड्यूस करता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ई सॉइल्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मिट्टी के बारे में। जैसे कि एक ड्राइंग बॉक्स होता है, कुछ इसमें पदार्थ मिला देते हैं, कुछ पदार्थ मिला देते हैं, पदार्थ के साथ साथ पानी डाल देते हैं, इसमें पानी डालते हैं, फिर कुछ पोषक तत्व डाल देते हैं, कुछ पोषक तत्व डाल देते हैं। ये मिलाकर बनाता है इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि ये जो पदार्थ घोल बनता है, इस घोल में पौधे लगा देते हैं, तो पौधे जड़ के माध्यम से इस घोल से पोषक तत्व लेते हैं। तो इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसे इस प्रकार की खेती को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स खेती, जिसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जल होता है, कुछ पदार्थ यानी रसायन पदार्थ मटेरियल मिला देते हैं, पोषक तत्व मिला देते हैं, इससे होती है। ये शहरी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा कारगर है, क्योंकि शहर में ज़्यादा मिट्टियाँ होती नहीं, न खेत होता है, तो ये लोग सब्जियाँ उगाने के लिए इसका इस्तेमाल अधिक से अधिक करते हैं। ई सॉइल्स के बारे में अगर इसके प्रॉफिट की बात, लाभ की बात की जाए तो कम ऊर्जा खपत है, सुरक्षा, हाइड्रोपोनिक के साथ इसकी अनुकूलता शामिल है, जो शहरी कृषि को बढ़ावा देता है, और जो आबादी है और जलवायु परिवर्तन है, इसके चुनौती को भी मतलब कि एड्रेस करता है। नेक्स्ट है नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। ये पार्क है कहाँ, सबसे पहले इस पार्क के बारे में देख लेते हैं। ये पार्क स्थित है उड़ीसा में, उड़ीसा में है नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। अब इसके बारे में देखेंगे चर्चा में क्यों आ गया था। चर्चा में इसलिए आ गया था कि जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है, इन्होंने दुबई सफारी पार्क से, जो दुबई का सफारी पार्क है, वहाँ से चीता, अफ्रीकी शेर, चिंपैंजी यानी कि चीता, अफ्रीकी शेर, चिंपैंजी को उड़ीसा के जो नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है उसमें स्थानांतरित करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। किसके द्वारा मंजूरी दे दी गई है? केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण के। बदले में जो दुबई सफारी पार्क है, इसको क्या दिया जाएगा नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क से? दरियाई घोड़ा, ब्लैक बग, हॉक, हिरन, गैर, गौरा, फिरलाल, जंगल फाउल्स और घड़ियाल्स, ये सब सारी चीज़ें दिया जाएगा दुबई सफारी पार्क को। तो क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि अभी हाल ही में नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में कहाँ से चीता, अफ्रीकी शेर, चिंपैंजी आया है? तो दुबई सफारी पार्क से आया है। और पहले तो सबसे बड़ी क्वेश्चन एक ये बन जाएगा, जो नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है ये उड़ीसा में स्थित है, जो भुवनेश्वर है उससे 15 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इसका उद्घाटन यानी 1960 में इसका उद्घाटन किया गया था। यह जो नंदनकानन प्राणी उद्यान यानी जूलॉजिकल पार्क है, हिंदी में इसे प्राणी उद्यान बोलते हैं, यह है जो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूलॉजिकल एंड एक्वेरियम है, यानी कि वासा जो है, इसमें शामिल होने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर है। भारत का पहला चिड़ियाघर होने का इसे गौरव भी प्राप्त है। भारतीय पेंगुलिन्स और सफ़ेद बाघों के प्रजनन के लिए जाना जाने वाला यह स्थान तेंदुआ, माउस, हिरण, शेर, रैटल और गिद्धों के लिए भी यह प्रजनन स्थल का काम करता है। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क दुनिया का पहला जो बंदी मगरमच्छ होता है उसके प्रजनन का यह स्थान है, जिसने 1980 में कैद में घड़ियाल का सफलतापूर्वक प्रजनन किया है, यानी कि उसे पकड़कर कैप्चर करके इसे प्रजनन इसका कराया गया था। तो ये था जूलॉजिकल पार्क के बारे में। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।